अभी तक हम लोग के नेचर में 118 को एलिमेंट का खोज हो चुका है। तो इसमें मेटल है, नॉन मेटल है, कुछ 5% का मेटल वेपल। मेटल के बारे में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। जो मेटल होते हैं उनके बाहरी कक्ष में जो बराबर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 2 या 3 ही होता है। हाइड्रोजन और हीलियम के बाहरी में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन ये जो दोनों मेटल में नहीं। मेटल में एक प्रकार का चमक होता है, इसको मेटेलिक लस्टर कहते हैं। इस प्रकार का चमक केवल मेटल में ही होता है। ग्रेफाइट और आयोडीन ये जो है तो नॉन मेटल, लेकिन इसका चमक जो होता है मेटल की तरह ही होता है। जो मेटल को पीट के चादर पतला चादर बनाया उसको मलिएबिलिटी कहा जाता है। धातु को धोकर मेटल को जो है लमड़ा दिया जाता है उसको डक्टिलिटी का गुण कहा जाता है। धातु गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो मेटल होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। सबसे बढ़िया जो कंडक्टर है हीट का वो जो चांदी है, उसके बाद कॉपर है। एक नंबर पर चांदी, 2 नंबर पर कॉपर है। सब 2 मेटल है जिसमें से बिल्कुल ही हीट नहीं जाता है, वो है लेड, जिसको शीशा भी कहते हैं, और मरकरी। सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है सिल्वर करता है। चाकू यानी कि चांदी, कॉपर, उसके बाद आता है सोना अल्मुनिया, ठीक है। चांदी, कॉपर, सोना, अल्मुनिया। उसके बाद सबसे लोहा का कम है। लेड एक ऐसा मेटल है जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर बिल्कुल नहीं है। मेटल जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन सब मेटल एक जैसा हार्ड नहीं होता है। सोडियम और पोटेशियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको आसानी से हम लाइफ से कट कर सकते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं क्योंकि इनमें जो दान करने का क्षमता होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव। और जितने भी देखिए मलिएबिलिटी, डक्टिविटी, सब जो था ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी था। उसके बाद आए केमिकल प्रॉपर्टी। जितने मेटल होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड जो बनाते हैं वो बेसिक या फिर अल्कली नेचर का होता है। कुछ जो होते हैं वो एसिड और बेसिक दोनों नेचर का बनाते हैं, उसको उनको एफोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। जैसे कि अल्मोनियम, जिंक, लेड और बेरिलियम। अल्मोनियम, जिंक, लेड और बेरिलियम जो है एम्फोटेरिक बनाता है, दोनों प्रकार का बनाता है। और Ag और Au ये नवाब है जो ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करता है। Ag और Au में रह जाता है। रिएक्टिविटी सिर्फ दिया ऑक्सीजन के प्रति। नामक जंकु है यहाँ पे, नामक जंकु। और सबसे कम तो AgAu ही है, ये हो गया ऑक्सीजन के साथ। जैसे ही अब मेटल जो दोनों पे यहाँ पे है, मेटल जैसे ही वाटर के साथ, जल के साथ रिएक्ट करेगा उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बना दे रहा है और OH गैस निकल रहा है। भाप से रिएक्ट करे, गर्म पानी से रिएक्ट करे, सब जगह हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन इसमें भी कुछ है जो कि जो वाटर से भी रिएक्ट नहीं, इसमें AgAu तो यहाँ पे भी थे, यहाँ पे भी AgAu जी हैं। ये लोग जो वाटर से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। उसका कॉपर मरकरी टीन हो गया। कॉपर मरकरी टीन जो है ये रिएक्ट नहीं करेगा। मेटल जो है वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन निकाल रहा था, और एसिड के साथ रिएक्ट करके जो है हाइड्रोजन ही निकालेगा। एक होता है नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड के साथ कभी भी कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं निकल सकता है। नाइट्रिक एसिड के साथ कोई भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है कि नाइट्रिक एसिड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसी के लिए। मेटल के साथ रिएक्टिविटी सिर्फ नामक जंकु के बीच में Fe आ जा रहा है। नामक जंकु के बीच में Fe आ जा रहा है। नाइट्रिक एसिड के साथ हाइड्रोजन दुइये को निकाल सकता है, मैग्नीशियम और मैग्नीज जो है नाइट्रोजन से H2 निकाल सकता है। तो बाकी कोई मेटल का निकालने का औकात नहीं। गोल्ड यानी Au और प्लेटिनम, यहाँ पे Au और प्लेटिनम जो है मेटल से भी रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन एक्वा रेजियम में घुल जाता है। एक्वा रेजियम में HCl और HNO3 होता है। HCl का कॉन्सेंट्रेशन 3 होता है और HNO3 का जो है 1 होता है। इसमें जो है ये दोनों घुल जाएगा। यहाँ पे चौथे नंबर का कोई ज़्यादा रिएक्टिव अगर कोई मेटल है तो अपने से कम रिएक्टिव वाले साल्ट को जो है उसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर देता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे मेटल वाला में देखे थे कौन है, नामक जंकु के बीच में Fe आ जा रहा है। ऑक्सीजन वाला में नामक जंकु और AgAu है, ठीक है। यहाँ पर नामक जंकु के बीच में Fe आ जा रहा है। तो Fe जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो Fe और CuSO4 में हुआ तो Fe जो है SO4 के साथ बना लगा FeSO4, Cu यहाँ से निकल जाएगा। धातु का मेटल की रिएक्टिविटी देखते सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, उसका याद रखेंगे का बा का नहीं है। तो इसे क बा का ना यानी कि पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम, सोडियम, क बा का ना। मीडियम रिएक्टिविटी में आ जाएगा मगल, जंकर, फेकट, कोनी, सनपब। तो मीडियम की रिएक्टिविटी में आता है मगल, जंकर, फेकट, कोनी, सनपब। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जेरन से जिंक हो गया, सीयर से क्रोमियम हो गया, फिर से आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया। मगल, जंकर, फेकर, कोनी, सनपब। जो बिल्कुल ही कम रिएक्टिव होते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम। क्यों होगा AgPtAu, इसे जो है बहुत लेस रिएक्टिव। मेटल और नॉन मेटल जब आपस में रिएक्ट करेंगे, मेटल और नॉन मेटल तो क्या बनाएंगे, आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करेगा तो वो जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। और कभी भी मेटल और मेटल जो आपस में रिएक्शन करता ही नहीं है। मेटल आपस में नहीं करता है। मेटल जो है
मेटल नॉन मेटल मिल के आयोनिक कंपाउंड, नॉन मेटल मिल के कोवेलेंट कंपाउंड, मेटल मेटल रिएक्ट नहीं करेगा। ज़्यादातर जो मेटल जो है क्रस्ट से मिलता है, क्रस्ट पर या तो फ्रीली मिल जाएगा या फिर कंबाइंड किसी से जुड़ा हुआ मिलता है। उसका मिनरल्स जो होता है वैसे क्रस्ट पे इनऑर्गेनिक होता है, बहुत हार्ड होता है, हार्ड सॉलिड होता है। ये एलिमेंट में मिल सकता है या फिर कंपाउंड के रूप में मिल सकता है। और क्या हो गया, जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ हमको मिला, कुछ चीज़ का पूछा जैसा, इसमें से बहुत कम खर्चा करके हम उसमें से मेटल निकाल तो उसको ओर कहते हैं। यानी कि मान लीजिए मिनरल्स होता है, ये ओर जो है मिनरल में आएगा, लेकिन सब मिनरल ओर नहीं होगा। सब मिनरल को ओड होने के लिए कुछ टर्म्स कंडीशन है। मान लीजिए कि जो जो है उस मिनरल को हम लोग को प्राप्त करें उसमें खर्चा कम हो, कम खर्चा में प्राप्त हो जाए। इस एक्सट्रैक्शन जो होता है मेटल का वो जो है बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, एकदम इजीली हो जाना चाहिए। और जो मिनरल में काफ़ी ज़्यादा मेटल जो है पूरा प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। ये सब कंडीशन का तभी मिनरल जो है ओर्स कहलाए। अब मेटलर्जी क्या होता है, जो ओर्स से हम लोग मेटल निकालते हैं उसी को मेटलर्जी कहा जाता है। वैसे जो गंदगी रहता है मेटल के साथ, जो गंदगी रहता है उसको हम लोग गैंग कहते हैं, गैंग। कुछ फेमस गैंग के बारे में दिया हुआ है जो अशुद्धि है, जैसे कि सिलिका SiO2 और चूना पत्थर CaCO3, ये दोनों जो है गैंग है। जो ओर्स निकलता है उसमें से जो भी इम्प्यूरिटी होता है उसको हटाने के लिए बाहर से जो मिलाया जाता है उसको फ्लक्स कहा जाता है। देखिए फ्लक्स क्या करता है कि जो वहाँ पे इम्प्यूरिटी होता है, जो गैंग होता है उसके साथ रिएक्ट करके उसको स्लैग बनाया जाता है। फ्लक्स जो है जनरल फ्लक्स में क्या है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे से SiO2 के साथ रिएक्ट किया था CaSiO3 है जो स्लैग बना दिया। स्लैग को जो पानी में डालेगा तो स्लैग जो है वो हल्का हो जाता है और ऊपर से उसको छान के हटा लिया जाता है। जनरली इसे मतलब कि मेटल को साफ़ करने का जटिल प्रोसेस है, उसको 4 हिस्सा पार्ट में होता है, उसको देखते हैं। तो जो ओड निकलता है जो बहुत सारा गंदगी होता है उसको साफ़ करने का विधि है। दूसरा हाइड्रोलिक मशीन जो है ऑक्साइड के लिए, सिर्फ ऑक्साइड ओड के लिए ही है। इसमें क्या होता है कि जिसका डेंसिटी कम होता है उस पर काम करता है। जैसे कि मान लीजिए कि जो गैंग होता है उसका डेंसिटी कम होता है, हल्का होने के कारण ऊपर तैरने लगता है और भारी वाला नीचे रह जाता है, उसी से इसमें यूज होता है। इसमें लेड टीन लोहा जो इसी के थ्रू होता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग के थ्रू। उसके बाद फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में सल्फाइड ओड को अलग किया जाता है। हाइड्रोलिक में ऑक्साइड को, फ्रोथ फ्लोटेशन में सल्फाइड ओड को किया जाता है। पानी की टंकी लीजिए, उसमें क्या डालिए, मान लीजिए कि ओर तो है ही, उसमें टंकी में पानी लीजिए, पानी में डाल दीजिए पाइन का तेल, पानी में पाइल का तेल डालिए, फिर ओर है उसमें पाइन का तेल डालिए। ऊपर जो है सल्फाइड ओड जो है ऊपर आ जाएगा और जो अशुद्धि हो नीचे बढ़ जाता है। तो सल्फाइड को ऊपर से छान लीजिए, इससे निकलता है कॉपर पायराइट जिंक ब्लेंड या फिर गैलेना PBS जो होता है, गैलेना जिंक ब्लेंड कॉपर पायराइट जो इसी से निकलता है। तो केमिकल सेपरेशन, केमिकली अलग किया जाता है। जब दोनों का जो बहुत ज़्यादा जो उसके साथ अशुद्धि है और मेटल उसमें बहुत ज़्यादा जो केमिकली एक दूसरे से अलग है, तब उसमें जैसे बॉक्साइट होता है Al2O3.2H2O, बॉक्साइट का जो इसी विधि से होता है केमिकल सेपरेशन से। बॉक्साइट का क्या होता है Al2O3.2H2। उसके होता है 4 को विधि में A नंबर पढ़ लिए, इनरिचमेंट ऑफ ओड। उसके बाद है B, C और D, 4 को स्टेप है। तो B हम लोग देखते हैं, इसमें आता है कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। जो कॉन्सेंट्रेटेड ओड होता है उनको ऑक्साइड में बदलना जरूरी होता है फिल्ट्रेशन के लिए। तो ऑक्साइड में बदलने के लिए 2 होता है, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या होता है कि जो हवा वहाँ पे नहीं होता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम पे उसको गर्म किया जाता है, तब जाके वहाँ से जो ऑक्साइड में बदलता है। तो टेम्परेचर कम रखा जाता है, हवा नहीं रखा, उसमें कैल्सिनेशन हो गया। इसके थ्रू कार्बोनेट और हाइड्रेट को अलग किया था। कार्बोनेट और हाइड्रेट में यूज होता है ऑक्साइड में बदलने के लिए। रोस्टिंग में क्या होता है कि हवा भी रहता है, बहुत गर्म, तेज़ी से गर्म किया जाता है, तो ऑक्साइड में बदल जाता है। इसमें सल्फाइड जो होता है, सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलता है। सल्फाइड को रोस्टिंग के थ्रू बदलते हैं, कार्बोनेट और हाइड्रेट को कैल्सिनेशन से, और सल्फाइड को रोस्टिंग से। तो देखिए रिडक्शन में विधि, रिडक्शन बाय हीट, इसमें क्या किया जाता है कि सिंपली उसका ऑक्साइड को गर्म कीजिएगा ना तो उसमें से अलग हो जाता है। जो कम रिएक्टिव होता है उसी में, जैसे कम रिएक्टिव में कौन होता है, क्यों होगा तो कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, Ag हो गया, PT हो गया और Au हो गया। जो मीडियम रिएक्टिव मेटल है जैसे कि मगल, जंकर, फेकड, कोनी, सुन प्रभु, SnPb जो था, ये सब तो मीडियम रिएक्टिव है। तो इस सब को कार्बन या एल्युमिनियम के साथ गर्म करके रिडक्शन करते हैं। एक होता है इलेक्ट्रिकल रिडक्शन जो इलेक्ट्रिक्स के सिटी के थ्रू इलेक्ट्रिकल रिडक्शन है, जो काफ़ी सारे रिएक्टिव में आता है। कौन, का, बा, काना, ये सब को जो है इलेक्ट्रिकल रिडक्शन कराएंगे। तो जो मेटल होता है कैथोड पर चला जाता है और जो गैसियस जो होता है पदार्थ वो जो एनोड पर चला जाता है। रिडक्शन के बाद जो प्राप्त होता है वो मतलब कि पूरा शुद्ध नहीं होता है, पूरा शुद्ध करने के लिए उसको रिफाइनिंग करना पड़ता है। लिक्वेशन में क्या वैसे धातु होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है,
उनको लिक्विड समझने के मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, पिघला रूप में ही रहता है। जैसे कि टीन हो गया, लेड हो गया, बिस्मथ हो गया। टीन, लेड, बिस्मथ जो होता है उसको लिक्वेशन से कर लेंगे। और उसके बाद डिस्टिलेशन, वैसे जिसमें भाप बन सकता है, जो भाप बन सकता है डिस्टिलेशन से। मरकरी और जिंक जो है, मरकरी और जिंक भाप बन सकता है डिस्टिलेशन से। डिस्टिलेशन में भाप बनने वाला हो गया मरकरी, जिंक हो गया। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होता है, सबसे बढ़िया विधि। इसमें कॉपर, निकेल, सिल्वर, गोल्ड, सब कुछ इसी से अलग किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है। उसमें इम्प्योर को हम लोग एनोड पर रखते हैं और प्योर मेटल को कैथोड पर रखते हैं। उसके बाद जो प्योर वाला सब जाके कैथोड पर जाके जमा हो जाता है। इस सही प्रक्रिया के बाद जो 99% प्योरिटी वाला हम लोग मेटल जो उसको प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को ऑफ कोड में हाइड्रोलिक वाशिंग, फ्रॉथ फ्लोटेशन, केमिकल सेपरेशन। उसके बाद आता है कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, रिडक्शन बाय हीट। उसके बाद केमिकल रिडक्शन देखें। उसके बाद आ गया लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो हम लोग प्रकृति में जितना भी मेटल है, सब मेटल क्या है, मेटल हो ये सब एलिमेंटे है। हाँ बिल्कुल सही बात है। जैसे एक नंबर करा कि मेटल नॉन मेटल अलग अलग प्रकार है, करा कि मेटल एलिमेंट है लेकिन नॉन मेटल जो कंपाउंड है, बिल्कुल गलत बात है। जैसे इसमें से कौन कौन जो सही है, सब सही है। लेकिन जितने भी हम लोग को ज़्यादातर उसमें से एलिमेंट मिला है वो सब मेटल ही है। नॉन मेटल है वो 22 गो है, नॉन मेटल जो है वो 22 गो है। कुछ एलिमेंट ऐसे जिसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का है, जिसको कि मेटलॉइड कहा जाता है। जो मेटल होते हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 और 3 ही होता है, हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें हाइड्रोजन, हीलियम जो है वो 1, 2 है, ये मेटल में नहीं आता। मेटल जो होता है वो पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने का हमेशा और रहता है। जो मेटल को पीट के पतला किया जाता है उसको कहा जाता है मैलिएबिलिटी, अथवा के लड़ाने वालों को कहते हैं डक्टिलिटी। सबसे ज़्यादा मैलिएबल जो होता है उसमें सोना और चांदी ही होता है। जैसे कौन सा एक सही है, तो सही है ये वाला देख लेते हैं। जितने भी मेटल होते हैं वो ना ही तो एक समान उन लोग का मैलिएबिलिटी होता है, ना ही एक समान उन लोग का डक्टिलिटी होता है। इसमें किस मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एकदम बिल्कुल ही कम होता है, तो गैलियम का जो 30 डिग्री पे हो जाता है, मेल्ट कर जाता है गैलियम। कह रहा है कि एक तो कमरे के तापमान पर लिक्विड अवस्था में पाया जाएगा गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम, यहाँ पे भी गैलियम ही था। गैलियम और सीजियम जो होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड फॉर्म में ही होगा। इसमें से कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो मेटल जो गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिसिटी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है लेकिन यह नॉन मेटल है। कहे जितना भी मेटल होता है सब हार्ड होता है और सभी का कठोरता एक समान कहाँ से होगा भाई? यहाँ से कहें किस मेटल को हम लोग चाकू से काट सकते हैं? सोडियम, पोटेशियम को लोग आसानी से ज़्यादा, ये सब अल्कली मेटल में आता है, वो सब बहुत कमज़ोर होता है। कहें सबसे कम डेंसिटी क्या है? पोटेशियम। पोटेशियम का डेंसिटी सबसे कम होगा। नेटा पोटा का डेंसिटी, पोटा चुहा नेटा, पोटेशियम का डेंसिटी सबसे कम भाई, सबसे कम। इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन होता है? एल्युमिनियम, जिंक, PbO, इस तीनों के तीनों जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। एक बेरिलियम भी होता है, बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है। मेटल का ऑक्साइड जो होता है बेसिक होता है, बिल्कुल सही बात। मैं यहाँ पे दे रहा है एसिडिक होता है तो गलत बात हो गया। कुछ मेटल होते हैं जिनका एसिडिक बेसिक दोनों होता है, उनको एम्फोटेरिक कहते हैं, सिर्फ दूसरा सही है। ऑक्सीजन के प्रति जो रिएक्टिविटी होगा, नामक जंकु इसका AgAu था, सही है ये। सोडियम और पोटेशियम को आखिर राशन में क्यों रखा जाता है? हवा में खोल छोड़ने पर जलने लगता है। जो हॉट और गर्म जल वाला जो टंकी होता है उसमें किस मेटल का यूज़ किया जाता है? उसके टंकी बनाने में तांबा का यूज़ किया जाता है। गर्म जल के टंकी, गर्म जल और हॉट वाटर का टंकी बनाते हैं उसमें कॉपर का यूज़ कीजिएगा। करें किस एसिड के साथ रिएक्ट करने पर जो है सबसे हाइड्रोजन गैस निकलता है? नाइट्रिक एसिड के साथ नहीं निकलता है। इसमें से मैग्नीज और मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है तभी जाके इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। करें जितने भी ओर्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर्स नहीं होते हैं, बिल्कुल दोनों सही बात है। उसको होने के लिए आसानी से निकलना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में मेटल होना चाहिए। पृथ्वी के परत से प्राप्त जो मिनरल्स होते हैं उसमें जो मतलब कि अनवांटेड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको क्या कहते हैं? उसको गैंग कहते हैं। और गैंग जब हम लोग फ्लक्स डालेंगे, जो CaO था फ्लक्स डालेंगे, तब जो हम लोग का स्लैग बन जाएगा। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग क्या होता है? कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में क्या होता है कि उसके मेटल को जो है उसके ऑक्साइड में बदला जाता है। कैल्सिनेशन के लिए जो है हवा नहीं होता है वहाँ पे, और टेम्परेचर जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उससे कम टेम्परेचर जाता है। और रोस्टिंग में जो है पूरा धाह मारा जाता है, पूरा एकदम हवा भी रखा जाता है। किसी मिनरल को ओर कब कहते हैं? जब जो है उसके कम खर्चा में उसमें से हम लोग को मेटल प्राप्त हो जाए, उसमें ईजिली एक्सट्रैक्शन का पावर हो, जिसको उसमें जो मेटल हो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो। वैसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर पॉजिटिव चार्ज लेते हैं उनको मेटल कहते हैं। इसमें से किसको जो स्ट्रेटजिक मेटल, इसको याद कर लेते हैं। टाइटेनियम, जर्कोनियम, क्रोमियम।
टाइगर जर, ये सब स्ट्रेटजी है भाई। टाइगर को हम टाइगर नहीं बोलेंगे, टाइगर जर बोलेंगे, तो ये हम लोग का स्ट्रेटजिक मेटल में आ गया है। करें किसमें जो डक्टिलिटी का गुण नहीं होता था, बिस्मथ और लेड यानी शीशा, बिस्मथ और शीशा में जो है डक्टिलिटी का गुण होता ही नहीं। करें किसमें से कौन सा मेटल जो है वो जब एसिड की मेटल और एसिड जो रिएक्ट करेगा तो उसमें से हाइड्रोजन निकलेगा। तो जनरली मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन ही निकालता है, लेकिन हम लोग देखें तो कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ये जो होता है सब कम रिएक्टिव होता है। जिसके कारण यहाँ पे मैग्नीशियम हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, सही जवाब, क्योंकि सभी के साथ निकालता है। HNO3 के साथ भी, और मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है यही निकालता है। मेटल के बारे में इसमें से कौन सा ही नहीं है। मेटल को तो इलेक्ट्रॉन खोने का भी होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कम होता है। ज़्यादातर बेसिक और या एम्फोटेरिक जो होते हैं इनके ऑक्साइड होते हैं। कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल नहीं, मेटल जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होते हैं। कह रहा है कि AU, AG, PT, CU ये सब जो है फ्रीली पाया जाता है, फ्रीली स्टेट में पाया जाता है, क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव होता है, बिल्कुल सही बात। लेकिन वही का ना उसमें मैग्नीशियम को भी रख लीजिए, तो ये जो है स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बिल्कुल सही बात है। मगल, जंकर, फेकट, कोनी, सनपप जो है ये सब जो है मेनली ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट इस सब के रूप में पाया जाता है, क्योंकि बहुत मीडियम रिएक्टिव का ये सब गैसील है। इसी का तीनों का तीनों बात जो है बिल्कुल सही। गैंग को दूर करने के लिए उसमें फ्लस्क डालेंगे, फ्लस्क डालता ही वो जो है बजाता है स्लैग। जो ऑक्साइड ओर होते हैं उनका इनरिचमेंट जो होता है किस विधि से होता है, तो वो होता है हाइड्रोलिक वाशिंग से। जो फ्रॉथ फ्लोटेशन होता है उससे सल्फाइड का होता है। जो यहाँ पे पता नहीं क्या दिया हुआ है, केमिकल सेपरेशन से जो है वो मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं उनको कार्बन या फिर अल्मुनियम से रिएक्ट करके बना के उनको होता है, वो केमिकल वाला हो गया। इसमें तो सल्फाइड होता है, मेनली याद रखना हाइड्रोलिक वाशिंग में ऑक्साइड वाला होता है। बेयर विधि जो है, बेयर विधि का उपयोग किस ओर के कॉन्सेंट्रेशन है? बेयर जो है बॉक्साइड में होगा, बेयर जो है वो बॉक्साइड, बेयर विधि बॉक्साइड में, बेयर विधि बॉक्साइड का। सल्फाइड ओर को जहाँ पे हवा का पर्याप्त मात्रा में तेज़ी से गर्म करने पर ऑक्साइड में बदलने का क्या कहते हैं? इसको रोस्टिंग कहते हैं दोस्त, क्योंकि ऑक्सीजन भी पूरे है और बहुत तेज़ी से गर्म है, इसको रोस्टिंग कहेंगे। अब यहाँ पे स्मेल्टिंग क्या होता है? जब मेटल के ऑक्साइड को कोक के साथ उसको चोक कर देंगे, उसको स्मेल्टिंग करेंगे। जब मेटल के ऑक्साइड को हम लोग कोक के साथ गर्म करेंगे, कि मेटल के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म करेंगे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग। यहाँ पे कह रहा है ये कैल्सिनेशन जो होता है कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड को कन्वर्ट करके प्योर ऑक्साइड बनाया जाता है, सही बात है। कैल्सिनेशन जो होता है कार्बोनेट और हाइड्रेट ऑक्साइड के लिए होता है, और जो रोस्टिंग होता है वो सल्फाइड ओड्स के लिए होता है। रोस्टिंग जो होता है सल्फाइड के लिए होता है, और कैल्सिनेशन जो होता है कार्बोनेट और हाइड्रेट के लिए होता है। दोनों के दोनों बात सही है। सिल्वर और गोल्ड को किस मेथड से निकाला था? लीचिंग से। भाई लीची उतना महंगा है तो सिल्वर और गोल्ड को लीचिंग से निकालेंगे हम लोग। स्मेल्टिंग में मेटल के ऑक्साइड को कोक के साथ चोक कर यानी गर्म कर दिए थे। कहता है जो जितने मेटलॉइड होते हैं जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, इरिडियम हो गए, ये सब को जो है जोन डिफाइनिंग के द्वारा डिफाइन किया था। डिफाइनिंग जोन डिफाइनिंग के द्वारा याद करना है। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन ये सब जो सेमीकंडक्टर टाइप का है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरोन, इरिडियम ये सबको जोन डिफाइनिंग के द्वारा अलग किया जाता है। लीचिंग में ओ माय गॉड है जो लीचिंग में जनरली जो महंगा जो रहता है उसी सब किया जाता है। जैसे यूरेनियम आ गया, गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन के थ्रू अलग किया जाता है, कॉन्सेंट्रेशन के बेसिस पे। लीचिंग में कंसंट्रेशन के बेसिस में कंसंट्रेट करो तभी जाके लीचिंग में कंसंट्रेट करो। भाई किसके और को हम लोग सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्ट करने पर मिलेगा? जब हम लोग सिल्वर को सोडियम साइनाइड होता है NaCN के साथ रिएक्ट करेंगे तब जाकर हमको लोगों को सिल्वर मिलेगा। ठीक है, सिल्वर को हम लोग रिएक्ट करेंगे सोडियम साइनाइड जो होता है सोडियम साइनाइड से। तो इसमें से कौन सा मेटल जो है उसको हम लोग कार्बन के साथ रिडक्शन करके नहीं प्राप्त कर सकते हैं? तो हम लोग ऊपर देखे थे केमिकल रिडक्शन, उसको फिर तो केमिकल रिडक्शन में जो मीडियम रिएक्टिव होते हैं जैसे मगल, जंकर, फेकट, कोनी, SNPB है, ये लोग मीडियम रिएक्शन में हो गए। इन लोगों को कार्बन और एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करके इन लोगों का रिडक्शन कराया जाता है। जो अधिक रिएक्टिव होते हैं उन लोगों का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन होता है। तो एल्युमिनियम जो है उसको हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर रिडक्शन जो होता है एल्युमिनियम और कार्बनिक का तो होता है, तो उसमें एल्युमिनियम का कैसे हो जाएगा? कह रहा है किस मेटल पर हवा का प्रभाव नहीं पड़ता है? तो याद रखना है सोना पर सो जाने के बाद हवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सोने पर जो वायु का कोई प्रभाव नहीं।
रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना देता है। जो भी हाइड्रोजन से ऊपर होगा रिएक्टिविटी सीरीज में वो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस बनाएगा। यहाँ देखा था कि मेटल जो एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस बना। देखिए हम लोग जो खाना पदार्थ रखने वाला जो टीन आता है, टीन का डिब्बा आता है, उस पर जो है टीन का लेप चढ़ाया जाता है। टीन का, जिंक का क्यों नहीं चढ़ाता है? जिंक जो है तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है भाई, जिंक जो है वो टीन से बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये बात। वैसे और जो उसमें असली में जो मेटल है उसके इम्प्योरिटी से ज़्यादा भारी होता है, उसको किससे ज़्यादा? ग्रेविटी सेपरेशन से उसको लोग नीचे बैठने देते हैं। उसमें क्या होता है कि इम्प्योरिटी जो हल्का होता है और असली मेटल जो है भारी होता है, उसको ग्रेविटी सेपरेशन से अलग करते हैं। नाइट्रिक एसिड के साथ एक हाइड्रोजन गैस कौन देगा? दुइयों का औकात है मैग्नीज और मैग्नीशियम का। उस वजह से यहाँ पे मेटल्स रिएक्टिविटी का बताता है। नामक जंकु के बीच में एफ आ जाएगा, नामक जंकु के बीच में जो है एफ आ जाएगा, जो है मेटल से रिएक्टिविटी, मेटल का रिएक्टिविटी है ये। इसमें से कौन सा जो है एम्फोटेरिक है? एल्युमिनियम बनाता है और लेड भी बनाता है, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर एल्युमिनियम को प्रेफर करेंगे। तो एम्फोटेरिक में था एल्युमिनियम था, जिंक था, लेड था और बेरिलियम था, लेकिन यहाँ पर लेड है, लेकिन लेड को नहीं मारेंगे, सबसे ज़्यादा होता है एल्युमिनियम। इसमें से कौन सा जो मेटल जो है ठंडा और गर्म पानी से रिएक्शन नहीं करता है? तो आयरन नहीं करता। जैसे लोग वहाँ पे देखे थे कि कॉपर, मरकरी, टीन और सिल्वर और गोल्ड, जो सिल्वर गोल्ड तो ऑक्सीजन से भी रिएक्शन नहीं किया था। ये जो है H2O यानी पानी से भी नहीं करता है, लेकिन पानी वाला में कॉपर, मरकरी और टीन था। इसके साथ आयरन को भी जोड़ लीजिए, आयरन जो भी ठंडा और गर्म पानी से रिएक्शन नहीं करता है, आयरन। वैसे और जिसमें इम्प्यूरिटी और दोनों का जो है का रासायनिक जो केमिकल प्रॉपर्टी हो काफ़ी ज़्यादा अलग हो, उसको हम लोग केमिकल सेपरेशन से अलग करते हैं। हम लोग देखे थे इसके थ्रू बॉक्साइड को अलग किया जाता है। बॉक्साइड होता है Al2O3.2H2 होता है बॉक्साइड। फिर इसमें से कौन जो है रोस्टिंग के बारे में सही? रोस्टिंग जैसे सल्फाइड ओर को बदलता है, सही बात है। ये ओर को शुद्ध बनाता है, वाष्प में गर्म करने पर वाष्प बना के इम्प्योरिटी को हटाता है। ये चूर्ण में नहीं बदलता है, चूर्ण में नहीं बनाता है। कह रहा है कि सोडियम जो है हम लोग के पीरियोडिक टेबल में कहाँ होगा? तो इसका एक तरीका है जो इसे 1s to 2s2 इस सब करके लिखेंगे ना, जितना नंबर ऑफ सेल्स होगा उसका हो जाएगा पीरियड, और जितना नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, एस वाले के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, और पी वाले के लिए जो पी ऑर्बिटल वाले होते हैं उनमें 10 जोड़ा जाता है। जो डी ऑर्बिटल वाले होते हैं तो ग्रुप डी वाले को जो बाहर वाले एस में जितना रहता है उसको, और उसके पहले डी वाला में होता है, दोनों को जोड़ देने पहले डी ब्लॉक का निकलता है। तो सोडियम का तो वैसे भी निकाल सकते थे, लेकिन उसको लिखने के बाद देखेंगे तो एस ब्लॉक में पड़ता है, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका ग्रुप 1 में हो गया। अब 1s 2 1 2 3 तक गया तो इसका पीरियड जो है वो 3 होगी। अर्थ के सरफेस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है सोडियम और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। कह रहा है कि जो क्षार धातु है यानी कि जो बेसिक मेटल है, उसमें एकमात्र कौन सा मेटल नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा, ठीक है। NO3 को नाइट्राइड कहते हैं। कौन जो है नाइट्राइड में लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा। लिथियम इकलौता है, लिथियम जो है वो इकलौता है जो नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइड बनाएगा। लिथियम इकलौता है। यहाँ पे अल्कली मेटल लिखा हुआ है क्षार धातु को। डाउन प्रोसेस क्या होता है? जिसमें सोडियम का इलेक्ट्रोलाइसिस, सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम मिल जाता है। सोडियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करके सोडियम को जो प्राप्त करते हैं उसको डाउन प्रोसेस कहते हैं। सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलाइसिस से पहले उसमें कैल्शियम क्लोराइड के वो मिलाते हैं। सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसको घटाने के लिए सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलाइसिस करने से पहले उसमें कैल्शियम क्लोराइड क्यों मिलाते हैं? तो उसके मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए। उसके बाद सोडियम मेटल प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड का जो एक्वस सोल्यूशन का यूज़ नहीं किया जाता है। सोडियम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन का यूज़ नहीं करते हैं। जो NaCl होता है वो एक्वस नहीं होता है लेकिन लिक्विफाइड होता है। एक्वस नहीं होता है लेकिन लिक्विफाइड होता है। दोनों के दोनों बात सही है, लेकिन यानी कि सोडियम से क्वेश्चन लगता है बोले सोडियम को बढ़। तो सोडियम को देखते हैं। सोडियम का जो है ग्रुप है 1 है, पीरियड जो है 3 है, एटॉमिक नंबर जो है 11 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 अटैक करके लिखा है। सोडियम जो है वो मतलब कि अल्कली मेटल में आता है। ये जो काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिसके कारण इसको हम लोग जो है किरोसिन के तेल में डुबा कर रखते हैं। ये जो बिल्कुल मुलायम होता है और चांदी की तरह सफ़ेद होता है। इसको बंसन बर्नर में जब जलाएंगे सोडियम को तो इसमें से सुनहरा पीला रंग देता है जब बंसन बर्नर में जलाया जाता है। तो सोडियम जो होता है जनरली ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH या फिर NaCl के हम लोग जो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू इसको हम प्राप्त करते हैं। जैसे कॉमन साल्ट है NaCl, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, वाटर निकलता है। जनरली एसिड बेस का रिएक्शन है, साल्ट बन।
95% जो होता है समुद्र के जल के भाप बना के ही किया जाता है। जो सोडियम क्लोराइड निकलता है उसमें क्या कहते हैं इम्प्योरिटी के रूप में सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। मैग्नीशियम, सोडियम और कैल्शियम का उसमें साल्ट के रूप में इम्प्योरिटी होता है, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का और सोडियम का। इसका सेंधा नमक जो होता है वो ज़मीन खोद कर खदानों से सबसे मिलता है। इसमें जो इम्प्योरिटी के नाम पर लाल चिकनी मिट्टी होता है सेंधा नमक। जो कॉमन साल्ट होता है इसमें पोटेशियम आयोडीन या फिर पोटेशियम आयोडेट, इसको मिलाकर जो है इसको आयोडीन युक्त बनाया जाता है। तो नमक का यूज़ किस में होता है? खाना में होता है, प्रिजर्वेटिव में भी डालते हैं और साबुन में इसका यूज होता है। कहते हैं NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका निर्माण जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है, क्लोरो एल्कली प्रोसेस, तो क्लोर एल्कली प्रोसेस से NaOH बनता है। इसका डिटर्जेंट रिएजेंट इस समय होता है जो NaHCl होता है, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट जो कहते हैं। ये नॉर्मल सा होता है, इसको मैंने खाने वाला सोडा भी कहा जाता है, बेकिंग सोडा। ये बनता भी एमोनिया सोडा विधि के द्वारा है। एमोनिया सोडा नाम है, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा एमोनिया सोडा के द्वारा बन। इसका जो जलीय विलयन जो होता है वो क्षारीय होता है, यानी कि बेसिक होता है NaCl तरह का। इसका बेकिंग पाउडर में क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और टार्टरिक एसिड होता है। इसको जब लोग रोटी पाव रोटी ऐसे में डाल देते हैं तो CO2 गैस बनता है और इसको काफ़ी ज़्यादा मुलायम और स्पंजी बना देता है, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। अगर बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड नहीं होगा ना तो केक एकदम कड़वा हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो है पेट में जब एसिडिटी होता है उसको कम करने में किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज जो है जो फायर फाइटर होते हैं उनमें किया जाता है। उसमें सोडियम कार्बोनेट और H2SO4 रहता है जो कि रिएक्शन करके CO2 बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 रिएक्शन करके CO2 बनाता है, होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। भोजन को खस्ता बनाने के लिए या फिर उसमें जल्दी जल्दी खाना पकाने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट को या भी बेकिंग सोडा को डाला जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के बाद सोडियम कार्बोनेट, इसको धोने वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसको भी अमोनिया सोडा विधि या फिर साल्वे विधि के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट भी उसी से बनाते थे। इसका भी जो जलीय विलयन है, जो वाटर का सोल्यूशन होता है वो भी इसका भी जो है बेसिक ही होता है। और हम जो होता है वॉशिंग सोडा, उसमें काफ़ी तेज़ी से गर्म करके इसमें से 10H2 और पानी हट जाता है, सिर्फ जो है सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। इसको सोडा ऐश कहते हैं, इसको सोडा ऐश कहेंगे। तो इफ्लोरेसेंस, जब हम सोडियम कार्बोनेट को जब हवा में खुला छोड़ देंगे तो उसमें से पानी का त्याग कर देता है और इस सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट का चूर्ण बना जाता है। इसी को इफ्लोरेसेंस कहते हैं। हवा में जब खोलने पर पानी का त्याग करना और एक चूर्ण बन जाना जो मोनोहाइड्रेट में होता है उसी को हम लोग इफ्लोरेसेंस कहते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो लेबोरेटरी में कपड़ा धोने वॉशिंग सोडा बनाने में होता है। उसमें रिएजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। इसका गिलास, कागज़ या फिर साबुन की इंडस्ट्री में भी यूज होता है। या फिर पानी जो है काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं खारा बन चुका है, हार्ड वाटर हो गया है, तो उसको भी उसमें भी डालेंगे हम लोग सोडियम कार्बोनेट को। कहते हैं बोरेक्स या फिर सोडियम टेट्राबोरेट, Na2B4 वो से बना जाता है। इसको जनरली किया जाता है बर्तन बनाने में जो चमक आता है उस पर, या फिर साबुन फाइनल टच देने पर नहीं आता है, या फिर शीशा वैसा बनाने में एक तरीके से मेनली शाइनिंग वाइनिंग सब वाला काम होता है, बोरेक्स का होता है। वो होता है सोडियम ऑक्साइड। इसका इस्तेमाल बंद जगह में हवा को साफ़ करने के लिए किया जाता है। ये CO2 या CO से अभी ये गिर कर ऑक्सीजन बनाता है। सोडियम ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है, बंद जगह में ऑक्सीजन बना देता है सोडियम ऑक्साइड। तो वहीं यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे थे कि सोडियम क्लोराइड का जो है एक्वस सोल्यूशन नहीं लेते हैं, उसका लिक्विफाइड सोल्यूशन लेते हैं। नॉर्मल साल्ट जो है NaCl है। NaCl को समुद्र के खारे जल से प्राप्त करने पर उसमें कौन सा होता है अशुद्धि? तो मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम का होता है और सोडियम का भी सल्फेट वाला होता है। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट और कैल्शियम होता है और सोडियम का भी सल्फेट वाला होता है, ये सब होता है। जब नॉर्मल साल्ट को हवा में छोड़ते हैं तो पसीजने लगता है कि उसमें मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण पसीजने लगता है। साधारण नमक को आयोडीन वाला बनाने के लिए पोटेशियम आयोडीन, पोटेशियम आयोडेट दोनों डाला जाता है। जो आइस मिक्सचर बनता है वो किस प्रकार से बनता है? उसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड में बर्फ़ को मिलाते हैं तो हिम मिश्रण बनता है सोडियम क्लोराइड में बर्फ़ को मिलाने से। कास्टनर केल्नर विधि द्वारा कौन से महत्वपूर्ण कंपाउंड को व्यापारिक स्तर पर तैयार किया जाता है? कास्टनर केल्नर के द्वारा सोडियम हाइड्रोक्साइड को दिया जाता है। तो काके के द्वारा किया जाता है NaOH के द्वारा। NaOH को कास्टनर केल्नर काके के द्वारा NaOH को किया जाता है। एमोनिया सोडा या फिर साल्वे विधि द्वारा जो है सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों को जो है एमोनिया सोडा या साल्वे विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो कौन सा सही मतलब कॉमन साल्ट हो गया NaCl, कॉस्टिक सोडा NaOH, बेकिंग सोडा NaCl3 और धोने वाला वॉशिंग सोडा Na2SO3 नहीं CO3 होता है तब सही होता है। सोडियम थियोसल्फेट का क्या होता है? जो थियोसल्फेट का होता है Na2H2O3 होता है। Na2H2O3 होता है और सोडियम थियोसल्फेट का H2O3 होता है थियोसल्फेट का। सोडियम बाइकार्बोनेट का किस में यूज होता है? बेकिंग सोडा में या फिर पेट में जो एसिडिटी होता है उसमें, या फायर एक्सटिंग्विशर में जो है उसमें भी यूज़ किया जाता है।
फायर एक्सटिंग्विशर होता है, उसमें सोडियम कार्बोनेट का कैसे यूज़ किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट को जो है वो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करने पर वहाँ पे CO2 बनाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो है CO2 बनाता है। रसोई घर में खस्ता व्यंजन या भोजन को जल्दी पकाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है। पाव रोटी को या केक को मुलायम और स्पंजी बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट को डाला जाता है। इसमें टार्टरिक एसिड भी होता है। एक स्वस्थ मानव शरीर में सोडियम का मात्रा जो है 90 ग्राम होता है, स्वस्थ में 90 ग्राम। सोडियम के टुकड़े को पानी में डालने पर तैरते हुए जलता है। सोडियम के टुकड़े को पानी में डालेंगे तो तैरते हुए जलता है, जलता तो नहीं लेकिन तैरते हुए जलता है। कौन से इसमें सही नहीं है। बोरेक्स जो होता है वो Na2B4O7.10H2 B4O7 सही बात है। सोडा लाइम जो है गलत दिया हुआ है। ग्लोबल साल्ट जो होता है 10H2 होता है। Na2SO4.10H2 ग्लोबल साल्ट। हाइपो जो होता है हाइपो सोडियम थियोसल्फेट ही हो गया शायद, क्योंकि Na2H2O3 थियोसल्फेट को कहा जाता है। सोडा लाइम का गलत दिया हुआ है। जो फोटोग्राफी में जनरली प्रयोग किया जाता है हाइपो, उसका रासायनिक नेम जो है केमिकल नेम है सोडियम थियोसल्फेट है। नगर पालिका जो जिस रोड पर लाइट के रूप में पीले लैम्प का यूज़, इसमें पीले लैम्प में क्या यूज होता है, सोडियम का यूज होता है। सोडियम थियोसल्फेट या हाइपो फोटोग्राफी में किस रूप में यूज होता है, या इसका जो है सोडियम थियोसल्फेट या फिर जो हाइपो का जो यूज़ किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड को अलग करने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड को अलग करता है, साफ करता है। चिली साल्ट पेपर का जो नाम है वो सोडियम नाइट्रेट है। सोडियम नाइट्रेट से अभी तक वेट नहीं होता। सोडियम नाइट्रेट जो है चिली साल्ट पेपर का सोडियम नाइट्रेट कह रहा है कि पनडुब्बी जहाज या फिर अस्पतालों में बंद हवा को शुद्ध करता है। तो सोडियम ऑक्साइड जो होता है Na2O2, सोडियम परऑक्साइड जो होता है सोडियम परऑक्साइड, ये जो है वो बंद जगह में हवा को साफ करता है। कि सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा गैस निकलता है जो पावर केक को रिस्पॉन्स होता है, CO2 निकलता है। NaHCO3 को इसलिए फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है क्योंकि इसमें से CO2 निकलता है। इनो साल्ट जो पेट के एसिडिटी को कम करता है वो किसका मिक्सचर है, तो वो जो है सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का मिक्सचर है। सोडा क्या है, जब Na2CO3.10H2 में से काफ़ी ज़्यादा गर्म करेंगे तो 10H2 जो हट जाता है, Na2CO3 से बच जाता है, इसी को सोडा कहते हैं। उसका मैग्नीशियम किसके बाद पढ़ेंगे, हम लोग को पढ़ना है मैग्नीशियम के बारे में। पता है कि सेकेंड ग्रुप के थर्ड पीरियड में है। इसका जो टोटल जो नंबर है वो 12 है एटॉमिक नंबर। इसका मेनली जो मैग्नीशियम का मैग्नेसाइट है, डोलोमाइट है। डोलोमाइट में MgCO3.CaCO3 है। उसके बाद कार्नेलाइट है, कार्नेल में KCl MgCl2 है, KCl MgCl2 है, कार्नेलाइट। मैग्नीशियम मेनली जो है वो कार्नेलाइट से मैग्नीशियम निकलता है। प्लांट में एक बहुत जरूरी जो क्लोरोफिल होता है प्लांट में, उसमें मैग्नीशियम होता है। प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम ही होता है। मैग्नीशियम का जो निकलता है कार्नेलाइट, कार्नियल का KCl MgCl2.6H2O। इन्हें फ्लैश बल्ब होते हैं, मैग्नीशियम के तार का उपयोग होता है। नाइट्रोजन गैस में मैग्नीशियम तार रख के फ्लैश बल्ब का यूज होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। ये मैग्नीशिया जैसे ही पानी में घुलता है पूरा दूध जैसा हो जाता है। इसे पेट में एसिडिटी को दूर करने के लिए एंटीएसिडिक रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज होता है। तो होता है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7H2, इसको इप्सम साल्ट कहते हैं, इप्सम साल्ट। इसका यूज जो है कॉटन के उद्योग, साबुन और पेंट उद्योग में किया जाता है। जब मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4.7 इसको इप्सम साल्ट कहते हैं। इसका यूज जो है कॉटन इंडस्ट्री और साबुन तथा पेंट इंडस्ट्री में होता है। एल्यूमिनियम का जो है एटॉमिक नंबर 13 होता है। या बाल गंगाधर से देख सकते हैं ग्रुप 13 में आता है, जो पीरियड जो है इसका 3 है। धरती पर सबसे ज़्यादा कोई मेटल पाया जाता है तो एल्यूमिनियम ही पाया जाता है। शुरुआत में जब एल्यूमिनियम बहुत महंगा हुआ करता था उस समय एल्यूमिनियम को जो एल्यूमिनियम क्लोराइड से निकाला जाता था, उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम निकल जाता था। ये बहुत खर्चीला भी था। इसके 19वीं सदी में इसका एल्यूमिनियम जो सोना से भी ज़्यादा महंगा था। ये जो सस्ता विधि का खोज 1886 में अमेरिका के मार्क हॉल और फ्रांस के हेराउट, जिसके बाद जो एल्यूमिनियम का वैल्यू दाम जो 90% गिर गई। अभी मतलब मनुष्य द्वारा यूज करने में सबसे दूसरा नंबर पर सबसे ज़्यादा जो एल्यूमिनियम है, एक नंबर पर शायद आयरन है। एल्यूमिनियम की ओर में आता है बॉक्साइट Al2O3.2H2O। कोरंडम आता है Al2O3, इसमें Al2O3 निकालें तो कोरंडम हो जाएगा। क्रायोलाइट में Na3AlF6 है, Na3AlF6 जो है क्रायोलाइट हो जाएगा। एल्यूमिनियम मेनली जो है बॉक्साइट से निकलता है, एल्यूमिनियम जो मेनली बॉक्साइट से निकलता है। बॉक्साइट के जो ओर होता है उसको बेयर विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। बॉक्साइट को जो है बेयर विधि द्वारा शुद्ध किया, और जो बॉक्साइट प्योर होता है उसको एल्यूमिना फिर हाइड्रेट एल्यूमिना कहते हैं। उसके बाद उसको इलेक्ट्रोलाइसिस करके उसमें से एल्यूमिनियम निकालते हैं। बॉक्साइट से पहले बेयर विधि द्वारा शुद्ध बॉक्साइट से हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एल्यूमिनियम निकालते हैं। एल्यूमिना के जो इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, एल्यूमिना के साथ साथ क्रायोलाइट और फ्लोस्पर को मिला देते हैं, जिससे कि एल्यूमिना का जो गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट है वो घट जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एल्यूमिनियम कठोर पर ऑक्सीजन जो एनोड पर चल जाता है।
जब एल्युमिनियम को हवा में छोड़ेंगे तो उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड बन जाता है। ये जो है ऐसा परत बना रहता है कि जिसमें से नीचे का जो मेटल एल्युमिनियम वो पूरा सुरक्षित होता है, उस पर एल्युमिनियम पर कोई भी जंग नहीं लगता। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ किया जाता है जो मतलब कि जिससे मतलब कि बरसाती या फिर आग न पकड़ा ऐसा कपड़ा बनाने में। और एल्युमिनियम कार्बाइड से मीथेन बनाया जाता है। एल्युमिनियम कार्बाइड से मीथेन बनाया जाता है। फिटकिरी या पोटेशियम इसका जो है इसमें एल्युमिनियम है K2SO4.Al2SO4 K2SO4.Al2.SO4 का होल 3 जो है वो फिटकिरी या पोटेशियम है। तो बॉक्साइड का देखिए Al2O3.2H2 हो गया। कोरंडम का Al2O3 हो गया। क्रायोलाइट का Na3AlF6 हो गया। फिटकिरी का K2SO4.Al2SO4 का होल 3 हो गया। एक चीज़ यहाँ पे देखना है मैग्नीशियम वाले में मैग्नेसाइट यहाँ पे था, मैग्नेसाइट MgC होती है। डोलोमाइट इसी में था मैग्नीशियम वाले में मैग्नेडोलो। फिर कार्नेलाइट इसी में था, कार्नेलाइट KCl MgCl2 जिससे कि निकलता है। लेकिन क्रायोलाइट जो एल्युमिनियम है, क्रायोलाइट जो है Na3AlF6 क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम है। कार्नेलाइट डोलोमाइट मैग्नेसाइट जो है मैग्नीशियम। इसमें से कौन क्वेश्चन आ गया कि इसमें से कौन जो मैग्नीशियम का ओर है। क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण मेनली किस ओर से होता है, मतलब मैग्नीशियम जो मैंने कार्नेलाइट से KCl से इसका जो फॉर्मूला शुरू है कार्नेलाइट से। जो भट्ठे के अंदर जो लाइनिंग बनाने के लिए जो यूज़ होता है, जब भट्ठा में क्या होता है उसको बहुत ज़्यादा हीट जरूरत होता है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड का यूज़ करते हैं। उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए भट्ठा बनाने में लाइनिंग के रूप में मैग्नीशियम का यूज़ करते हैं। कौन सा धातु नाइट्रोजन में जलता है और नाइट्राइड। मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन में जलता है और नाइट्राइड बनाता है मैग्नीशियम। जो फ्लैश लाइट रिबन बनाने में किसका यूज़ होता है, तो मैग्नीशियम का यूज़ होता है। पेट में काफ़ी ज़्यादा अगर एसिडिटी होता है उसको दूर करने में कौन होता है, मिल्क मैग्नीशियम अल्वा मैग्नीशियम कार्बोनेट सब का यूज होता है एंटासिड के रूप में। मैग्नीशियम का जनरली यूज होता है एंटासिड के रूप में। मैग्नीशियम को एंटासिड भी समझ लीजिए। मेरे का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। उसके बाद मैग्नीशियम अल्वा होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट सब का यूज होता है। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिलो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मैग्नीशियम गलत लिया, दोनों का दोनों गलत है। इप्सम साल्ट जो होता है मैग्नीशियम का ये होता है। मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम साल्ट कहते हैं। MgSO4.7H2 फार्मूला होता है। पौधा को हरा रंग देने वाला कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में कौन सा धातु होता है, तो मैग्नीशियम होता है। क्लोरोफिल में मेन होता है मैग्नीशियम। सोडियल सीमेंट में मैग्नीशियम ही होता है, याद रखना। सोडियल सीमेंट में मैग्नीशियम होता है। सोडियल सीमेंट में मैग्नीशियम ही होता है। धरती पर सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध धातु जो है एल्युमिनियम है, लोहा नहीं है। एल्युमिनियम यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में। पहले 1827 में एल्युमिनियम जो निकला था वो एल्युमिनियम क्लोराइड से निकला था, बहुत महंगा विधि था। लोहा के बाद सबसे ज़्यादा जो यूज में लाया जाता है, यूज में सबसे ज़्यादा यूज में लोहा के बाद है, लेकिन प्रचुर मात्रा में पाए जाने में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा है। एल्युमिनियम की जो सस्ता विधि खोज किए उसमें कौन कौन थे, तो मार्कल और हेराल्ट थे। उससे 90% इसका दाम गिर गया। कौन जो एल्युमिनियम का ओर है, तो कोरंडम, बॉक्साइट और क्रायोलाइट सब है, तीनों के तीनों है। एल्युमिनियम का प्रमुख है इसका, इसे एल्युमिनियम निकलता है बॉक्साइट से निकलता है। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा बॉक्साइट से निकलता है। बॉक्साइट में मिले जो गैंग अशुद्धियाँ होता है उसको किस विधि के द्वारा लगा जाता है, बेयर विधि के द्वारा। बॉक्साइट का विधि से कद शुद्ध बॉक्साइट बन जाता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस से हम लोग एल्युमिनियम निकाल लेते हैं। बॉक्साइट के पाए जाने मुख्य गैंग कौन कौन से, तो बॉक्साइट और में जो है बालू, सिलिकॉन ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। बॉक्साइट और में पाया जाता है बालू यानी सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। बॉक्साइट का केमिकल नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। वहाँ पे भी देखे थे शुद्ध होने के बाद इसीलिए हाइड्रेटेड एल्यूमिना नाम है इसका। हाइड्रेटेड बॉक्साइट का नाम है हाइड्रेटेड एल्यूमिना। बॉक्साइट से जो निकलता है एल्यूमिनियम किस द्वारा, विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा निकाला जाता है। इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 के जो हम इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एल्यूमिनियम के निकालते हैं, तो इसमें निकालने में सबसे बड़ा कठिनाई क्या है, यही कि एल्यूमिना का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 2348 केल्विन होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा इसका जो एल्युमिनियम जो गला हुआ होता है उसमें वो जो कंडक्टर नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। यानी जो गला हुआ एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाए तो एल्युमिनियम का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 2273 केल्विन होगा। इस सब का सब जो इसमें मतलब कठिनाई आता है, उसका काफ़ी ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होना है। उसका गलने के बाद अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं रहता है।
कह रहा है एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रायोलाइट जो Na3AlF6 होता है इसलिए क्यों मिलाया जाता है। तो ये जो एल्यूमिना के वही मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के, एल्यूमिना के मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा है इसको घटाने के लिए क्रायोलाइट Na3AlF6 को मिलाया जाता है। एल्यूमिना के इलेक्ट्रोलाइसिस में क्रायोलाइट Na3AlF6 और थोड़ा सा सल्फर फ्लोस्फर कहा जाता है इसको, फ्लोस्फर CF2 क्यों इसलिए मिलाया जाता है। इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट घटाता है। Na3 जो है कंडक्टिविटी को घटाता है, फ्लोस्फर जो है ये उसके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। एल्यूमिनियम जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो उसमें कैथोड पर मिलता है एल्यूमिनियम और एनोड पर मिलता है ऑक्सीजन। बॉक्साइट ओर में जो अशुद्धि होता है उसको दूर करने के लिए देखते हैं एल्यूमिनियम का बॉक्साइट में बेयर विधि का यूज करते हैं। बेयर के अलावा हॉल की विधि, हॉल का शुष्क विधि और सरपेक का विधि। तो हॉल में बियर पिएगा तो सर पे चढ़िए जाएगा, हॉल में बियर पिएगा तो हॉल का विधि, बियर का विधि, सरपेक का हॉल का बियर भी का विधि, सरपेक का विधि। कौन इसमें से जो एल्यूमिनियम का ओर है तो मीका, टर्किस और डायस्पोर्ड। टर्किस, मीका और डायस्पोर्ड ये तीनों है। टर्किस, मीका और डायस्पोर्ड तीनों है। टर्किस, मीका और डायस्पोर्ड तीनों है। धरती पर जो है एल्यूमिनियम जो है उससे आयरन से ज़्यादा प्रचुर मात्रा है, फिर भी एल्यूमिनियम आयरन से महंगा क्यों है कि एल्यूमिनियम को जो हम लोग उसका निकालने का प्रक्रिया वो थोड़ा खर्चीला है। एल्यूमिनियम के बारे में कौन सा सही नहीं है तो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम जो फ्रीली पाया जाता है, एल्यूमिनियम फ्रीली नहीं पाया जाता है। ये तो पता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो है जिंक का भी, प्लेट का भी, बेरिलियम का सब जो एम्फोटेरिक होता है। नाइट्रिक एसिड एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। नाइट्रिक एसिड जो है एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, ये भी सही बात है। जब सल्फ्यूरिक एसिड जो गर्म सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है तो SO2 निकलता है, SO2 निकलता है। और नाइट्रिक एसिड से एल्यूमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि नाइट्रिक एसिड सी पर से मैग्नीज और मैग्नीशियम से रिएक्ट। एरोप्लेन और रॉकेट बनाने के, एरोप्लेन रॉकेट के लिए किस मेटल का एलोय किया जाता है, एल्यूमिनियम का यूज होता है। लोहा, प्लेटिनम से एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है एरोप्लेन और रॉकेट बनाने में। एल्यूमिनियम को इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त करने के बाद में एल्यूमिनियम थोड़ा बहुत अशुद्धि रहता है, उसको हटाने के लिए कौन सा विधि का यूज होता है, उसको हुप विधि का। एल्यूमिनियम के लिए देख लिया 3 विधि, हॉल विधि, सरपेक विधि, बेयर विधि भी होता है एल्यूमिनियम कटाने, लेकिन इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद जो थोड़ा सा भी जो गलती रह गया उसको हुप हटाने के लिए। तो हॉल में बियर पिएगा सर पे चढ़िए जाएगा, अब बाकी जो अशुद्धि बचा है उसको हुप करके हटाओ। जो हम लोग आग से बचने वाला कपड़ा, फिर वाटर प्रूफ जो कपड़ा बनता है वो एल्यूमिनियम सल्फेट से बनता है, एल्यूमिनियम सल्फेट। यहाँ पे हम लोग पोटेशियम सल्फेट का जो है रासायनिक फॉर्मूला बनाते हैं K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O। तो K2SO4 Al2 K2 Al2 SO4 का होल 3 का 24H2O रखना है। 24 फिटकरी में जो है 24H2O, 24 घंटा पानी में रगड़ते रहो तब नहीं फिटकरी करना। 24H2O याद रखो। और दो आदमी एगो मनी है एगो नीलम है, तो मनी और नीलम किसके ऑक्साइड था, एल्यूमिनियम के। मनी और नीलम जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, मनी और नीलम। जो कटने के बाद जो खून बहता है उसको रोकने के लिए एल्यूमिनियम कौन सा होता है, पोटेशियम या फिटकरी का यूज किया जाता है। पोटेशियम से जो ब्लड का फ्लो किस प्रक्रिया द्वारा रोक देता है तो कोएगुलेशन के द्वारा। जो पोटेशियम जो खून को बहना बंद करता है वो कोएगुलेशन के द्वारा। वह गंदा पानी को स्वच्छ करने के लिए पोटेशियम मैंने फिटकरी डालेंगे तो क्या कहते हैं कि वो नीचे गंदगी को बैठा देता है, सेडिमेंटेशन करवाने में मदद करता है पोटेशियम। कौन सा इसमें से जो है बेसिक है, यानी अल्कली अर्थ मेटल पूछ रहा है। तो पहला ग्रुप में होता है अल्कली मेटल और दूसरा ग्रुप में होता है अल्कली अर्थ मेटल। तो उसमें होता है कैल्शियम, चूने का पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, खड़िया या जिसको चौक कहते हैं, ये सब क्या हो गया, ये सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर, संगमरमर, चौक, ये सब जो है कैल्शियम कार्बोनेट है। क्विक लाइम और कली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। क्विक लाइम या फिर कली चूना होता है, क्विक लाइम या फिर कली, इसका कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है। और चूने का पत्थर, संगमरमर, चौक, ये सब जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सब विचार करना है। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, सही बात है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ कहते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जो इसको क्विक लाइम में कली चूना कहते हैं, इसको बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जो बिना बुझा हुआ चूने का पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट कौन कौन था, तो यहाँ पे था चूने के पत्थर और संगमरमर और खड़िया जो चौक होता है उसको कैल्शियम कार्बोनेट। इसको गर्म कीजिएगा तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम या फिर कली चूना कहते थे। जब हम लोग मकानों में सफ़ेदी करने में किसका होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। अभी हम लोग देखें कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। घर को रंगने में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का होता है। लाइम स्टोन क्या है, लाइम स्टोन जो है मार्बल होता है, संगमरमर होता है, वो जो है कैल्शियम कार्बोनेट ही है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो CSO4.12H2O, CSO4 का होल 2.H2O दोनों है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के उन्होंने किया CSO4.12H2O, CSO4 का होल 2.2H2O है, दोनों है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का। यानी कैल्शियम क्वेश्चन है, हम कैल्शियम को देख लें।
कैल्शियम को देखें तो कैल्शियम का जो सेकेंड ग्रुप में है और पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड नंबर है उसका 4 है। कैल्शियम का मतलब देखते हैं, कैल्शियम का मेन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, इसका फ्लोस्फर इसका कि एल्युमिनियम के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है फ्लोस्फर। उसके बाद आता है फ्लोस्फर, उसमें क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टिविटी को बढ़ाता है। उसके बाद आता है Ca3 फ्लोराइड कुछ होता है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। कैल्शियम जो है मेनली निकलता है कैल्शियम क्लोराइड या फिर फ्लोस्फर से, जो है जो इलेक्ट्रोलाइसिस करके निकाला जाता है कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम फ्लोस्फर से, कैल्शियम क्लोराइड या फ्लोस्फर से। हम लोग के शरीर में 1200 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। मानो कि शरीर में 1200 ग्राम कैल्शियम से 99% जो है वो हड्डी या दांत में ही पाया जाता है। कैल्शियम का ऑक्सीजन में जलाने पर इसका ज्वाला जो है रंग ईंट की तरह लाल होता है। कैल्शियम को ऑक्सीजन में जलाने पर इसका रंग जो है ईंटा की तरह लाल होता है। कैल्शियम ऑक्सीजन में रंग जो ईंटा की तरह लाल होता है। यहाँ पे देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, जो इसे कैल्शियम ऑक्साइड कली सुना क्विक लैम या बिना बुझा हुआ चना कहते हैं। ऑक्साइड वाले को बिना बुझा हुआ चना कहते हैं, क्विक लैम कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो है कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे गर्म करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड का उपयोग ड्राइंग एजेंट के रूप में होता है। ड्राइंग एजेंट के रूप में सीमेंट बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में यूज किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का सीमेंट बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर में या फिर ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बुझा हुआ चुना जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड का जब H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, देखिए यहाँ पे CS के थ्रू गर्म करते तो CO बन रहा था। आज इस कैल्शियम इसको CO जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसको हम जो लोग वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो CaOH का होल2 बन जाता है। और फिर CaOH होल2 जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेंगे ना तो फिर से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसी से घोल को रखने में यूज किया जाता है। चीनी के शुद्धिकरण में भी यूज किया जाता है। चीनी के प्यूरिफिकेशन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का चीनी के प्यूरिफिकेशन में यूज होता है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड से सबसे पहले आप बना सकते हैं H2O से करके CaOH कर दो, CaOH2 को फिर से कार्बन डाइऑक्साइड से करेंगे तो फिर से बन जाएगा CaCO3 और CaCO3 को गर्म करके फिर से हम लोग बना सकते हैं CO। तो कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल संगमरमर के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाने के लिए यूज होता है लेबोरेटरी में। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर के रूप में। लोहा के रूप में, लोहा में जो फ्लक्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट किया जाता है। कैल्शियम इसका इस्तेमाल दंतमंजन बनाने में भी यूज होता है। दंतमंजन बनाने में भी जो ब्लीचिंग पाउडर बनता है CaOCl जो इसको ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करने पर जो है ब्लीचिंग पाउडर बन जा रहा है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है कि जो कीटनाशक में यूज होता है, कागज़ या कपड़ा का, मतलब कि वहाँ पे डाइंग करने में, या क्लोरीन और क्लोरोफॉर्म बनाने में, क्लोरोफॉर्म कपड़ा इसको डाई करने में, और कीटाणुनाशक में भी। जब ब्लीचिंग पाउडर को खुला छोड़ देते हैं तो इसका जो तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर जो ख़त्म करता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये जो क्लोरीन निकाल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके क्लोरीन अपने निकाल देता है। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CSO4 का होल2 .H2O या फिर CSO4 .half H2O। इससे कि दोनों को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है। इससे कैल्शियम सल्फेट होमोहाइड्रेट का जिप्सम जो होता है, ये फार्मूला होता है जिप्सम का। जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस पर सावधानीपूर्वक गर्म करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस में फिर से जल मिलाने पर जिप्सम बदल जाएगा। गर्म करने पर जिप्सम गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को फिर से गर्म ठंडा कर देंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल मूर्ति बनाने में या फिर हाथ टूटे हुए हड्डी सबको जोड़ने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लाइम स्टोन सबको देख लिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस में CSO4 .half H2O CSO4 का होल2 H2 होता है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में जिप्सम को 393 केल्विन पर से अधिक पर गर्म करने पे जो है फिर से निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। निर्जलीय होकर कैल्शियम सल्फेट बनाता है। बिल्कुल एकदम 393 केल्विन पर इसको गर्म कीजिएगा तभी जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। दोनों सही बात है। और जैसे 313 से जाएगा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। 393 केल्विन पर जाएगा तभी जाकर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में या फिर मूर्ति को बनाने में जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है, वही व्यापक रूप से मूर्तियों को बनाने में कैल्शियम कैल्शियम का प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है। प्लास्टर के बेस में से कौन सा सही नहीं है? इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है, सही बात है। प्लास्टर पेरिस को जल के साथ जमने पर एक विशेष गुण होता है। प्लास्टर पेरिस में फिर से पानी मिलाएंगे तो फिर से जिप्सम बन जाएगा। प्लास्टर पेरिस में जल मिलाने के फलस्वरूप मिश्रण तप्त होकर जिप्सम में परिणत हो जाता है, सही बात है। कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट के जो एक्वस सोल्यूशन में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे। कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट में सोडियम कार्बोनेट डालेंगे, ठीक है। इधर है कैल्शियम क्लोराइड या फिर कैल्शियम नाइट्रेट डाल रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, तो इसमें उजला निकलेगा वो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट होगा। इधर क्या था? कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम नाइट्रेट, उसमें डालें तो सोडियम कार्बोनेट, जैसे कार्बोनेट जुटेगा, कैल्शियम कार्बोनेट जुट रहा है तो बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। एक नॉर्मल वुमेन में कैल्शियम की मात्रा जो 1200 ग्राम है, इसमें जिसका 99% जो होता है हड्डी और दांतों में पाया जाता है। कौन सा इसमें से सही नहीं है? तो कैल्शियम ऑक्साइड हेम्पोटेरिक होता है, बिल्कुल गलत है। एल्यूमिनियम, जिंक, लेड और बेरिलियम ही होता है।
अगर कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच रिएक्शन होगा तो उसमें से जो है हीट बाहर निकलता है। सही, कैल्शियम ऑक्साइड के जल में बहुत अधिक बहुत ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब सब करता है, इसलिए इसमें ड्राइंग एजेंट के रूप में कपड़ा फिश ड्राइंग एजेंट के रूप में यूज होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो अमोनिया क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके तो अमोनिया गैस निकलता है। कैल्शियम ऑक्साइड अमोनिया क्लोराइड से रिएक्ट करता है, अमोनिया गैस निकलता है। कैल्शियम मेनली मिलता है किससे? कैल्शियम मेनली जो है कैल्शियम क्लोराइड से भी कैल्शियम जनरली जो हम लोग को मिलता है वो कैल्शियम क्लोराइड से मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड से नहीं, कैल्शियम क्लोराइड का फ्लोरोस्पर से मिलता है, सबसे ज़्यादा कैल्शियम क्लोराइड से मिलता है। हाइड्रोलियम और नाइट्रोलियम किसका कंपाउंड है? हाइड्रोलियम और नाइट्रोलियम, सॉरी हाइड्रोलिथ और नाइट्रोलियम, नाइट्रोजन सब के कहीं इसमें लेना देना नहीं। हाइड्रोलिथ और नाइट्रोलियम जो है कैल्शियम का है, बिल्कुल ऑप्शन से करो। हाइड्रोलिथ जो है वो भी कैल्शियम का है, नाइट्रोलियम है वो भी कैल्शियम का है, नाम से बिल्कुल नहीं जाना। हाइड्रोलिथ नाइट्रोलियम दोनों कैल्शियम का, हाइड्रोलिथ और नाइट्रोलियम दोनों का दोनों जो है कैल्शियम का है। तो डोलोमाइट का फॉर्मूला है, डोलोमाइट का CaCO3.MgCO3, काको3 मग्गो3, डोलोमाइट में हो जाएगा काको3 मग्गो3, काको3 मग्गो3, डोलोमाइट में हो जाएगा 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 काको3 मग्गो3। कैल्शियम फॉस्फेट का यूज़ करते हैं, कैल्शियम का जो टूथपेस्ट इंडस्ट्री में होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का होता है टूथपेस्ट इंडस्ट्री में। अब कह रहा है कि अगर कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में क्या सही है, जब CaC3 चूना पत्थर क्या होता है? CaCO3 को जो 1273 केल्विन में गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, सही बात है। चूना पत्थर बनाने की प्रक्रिया कैल्सिनाइनिंग ऑफ लाइमस्टोन कहते हैं। जो चूना पत्थर बनता है, चूना पत्थर से जो चूना बनता है, ये जो प्रोसेस है इसको कैल्सिनिंग ऑफ लाइमस्टोन कहते हैं, सही बात है। तो प्योर कैल्शियम ऑक्साइड होता है एमॉर्फस वाइट सॉलिड होता है, प्योर कैल्शियम ऑक्साइड एमॉर्फस वाइट सॉलिड होता है, सही बात है। यहाँ पे कह रहा है इसको बहुत लो टेम्परेचर चाहिए प्रोसेस के लिए, गलत बात है। जैसे जो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है क्या होता है? CaOCl जो होता है ये जो कैसे बनता है? तो जब क्लोरीन को हम रिएक्ट करते हैं, बुझा हुआ जो चूना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसे हम रिएक्ट करते हैं जब क्लोरीन, तो वहाँ पे हम लोग का बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। हॉसन क्लेवर या फिर बॉकमैन, हॉसन क्लेवर या फिर बॉकमैन, हॉसन क्लेवर या बॉकमैन से जो है वो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। हॉसन क्लेवर या फिर बॉकमैन से, हॉसन क्लेवर या बॉकमैन से जो है ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो हसन कॉल लगाया बॉकमैन को, हसन कॉल लगाया बॉकमैन को, बोलो तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, ब्लो से ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है येलोइश वाइट पाउडर होता है, येलोइश वाइट जो इसका क्लोरीन गैस का इसमें से स्मेल आता है, सही बात है। अब ब्लीचिंग पाउडर जो है केमिकली कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम OCl रहता है इसलिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का कह रहा है कि जब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को ऐसे ही खुला छोड़ देते हैं, उसमें से क्लोरीन गैस जो है धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, उसका ब्लीचिंग का जो पाउडर होता है वो खत्म हो जाता है। जब ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुले छोड़ने पर क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने पर क्लोरीन गैस को जो अपने में से निकाल देता है। ब्लीचिंग पाउडर का यूज किस लिए किया? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है कॉटन और फ्लैक्स को जो ब्लीच करने के लिए, केमिकल इंडस्ट्री में जो है इसका यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर का ये यूज होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। और ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टेंट या कीटाणुनाशक इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज होता है, पीने वाला पानी को भी साफ करता है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। कॉटन और फ्लैक्स को जो है क्या करता है? ब्लीच करता है। चूने का क्लोराइड किस को जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर कहेंगे चूने क्लोराइड, कैसे कौन सही नहीं है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का Cl होता है, संगमरमर का CaCO3 सही है, जिप्सम का CaSO4.2 जो क्विकलैम का CaO सही है। जैसे कह रहा है इसमें से ब्लीचिंग पाउडर के लिए कौन सा जो है गलत है? तो कह रहा है इसमें जो पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होता है, बिल्कुल गलत बात है। तो लोग कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम मिल रही कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम फ्लोराइड में आता है, कैल्शियम फ्लोराइड की मिलता है, ये जो है मेल्टिंग पॉइंट में घटाता है। हम लोग देखे थे एल्युमिनियम के प्रिकॉशन में वहाँ पे फ्लोस्फर को मिलाया जाता था, मेल्टिंग और क्रायोलाइट को मिलाया जा रहा था, ये जो मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है। कैल्शियम फ्लोराइड जो फ्लोस्फर होता है मेल्टिंग पॉइंट को घटाता है। पूछने कि एस्बेस्टोस किससे बनता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। एस्बेस्टोस जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनता है। एस्बेस्टोस कैल्शियम मैग्नीशियम। आयरन के बारे में से कौन सा सही है? तो आयरन जो है अब ये क्रियाशील नहीं यानी रिएक्टिव नहीं होता है, इस कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ऐसा नहीं है। आयरन जो है रिएक्टिव। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा यूज जो है आयरन का ही होता है। ये हम लोग के धरती पर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली दूसरी धातु है, एक नंबर पर अल्मुनियम में, सही बात है। ये जो आयरन सल्फाइड ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में उपलब्ध रहता है। इसके बाद आयरन वाले पढ़ेंगे तो इसको देख लेंगे। यहाँ से आयरन का क्वेश्चन आने लगा। सबसे पहले मैंगनीज के बारे में देखते हैं। मैंगनीज का जो एटॉमिक नंबर होता है मैंगनीज का 25 होता है और इसका जो ग्रुप नंबर होता है 7 होता है और पीरियड नंबर जो होता है पीरियड नंबर 4 होता है। मैंगनीज जो निकलता है पायरोलुसाइड MnO2 जो होता है पैरोलिसाइड होता है। MnO2 जो होता है पैरोलिसाइड होता है, पैरोलिसाइड से मैंगनीज निकलता है मेनली। दूसरा जो निकलता है मैग्नाइट होता है Mn2O3 मैग्नाइट होता है, मेनली निकलता है पैरोलिसाइड से।
इसमें सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला जो है मनुष्य के शरीर में मैंगनीज ही है। मैंगनीज बहुत कम मात्रा में शरीर में पाया जाता है। पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 जो होता है पोटेशियम पर होता है, ये हल्का गुलाबी कलर का होता है। पोटेशियम पर जो गुलाबी कलर का होता है पैरेलुसाइड से बनता है, ये पैरेलुसाइड था इसी से बनता है, ये गुलाबी कलर का होता है। तो पोटेशियम में बहुत ज़्यादा गर्म कर देंगे तो K2MnO4 में बदल जाएगा। KMnO4 गर्म में K2MnO4 में बदल जाता है। KMnO4 भी जो है लेबोरेटरी में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में, उसके बाद पेस्टिसाइड के रूप में या फिर वाटर प्यूरिफिकेशन के रूप में यूज होता है। जनरली जैसे कैल्शियम भी होता था इस समय यूज। उसके बाद मैग्नीज डाइऑक्साइड का ड्राई सेल में डीपोलराइजर के रूप में होता है। ड्राई सेल में डीपोलराइजर के रूप में यूज मैग्नीज डाइऑक्साइड का यूज ड्राई सेल में। एक ड्राई सेल के नोड पर हाइड्रोजन गैस जमने की प्रक्रिया जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोलराइजेशन कहते हैं। डिपोलराइजर मैग्नीज डाइऑक्साइड को जब हम पॉजिटिव ग्रेड में हाइड्रोजन गैस के हटाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, डिपोलराइजेशन कहते हैं। मैग्नीज डाइऑक्साइड का ड्राई सेल में डिपोलराइजर के रूप में यूज किया जाता है। मैग्नीज डाइऑक्साइड लोहा का जो एटॉमिक नंबर 26 होता है, 8वां ग्रुप में होता है, 4था पीरियड में होता है। लोहा 26 नंबर होता है एटॉमिक। सबसे ज़्यादा यूज में लोहा ही आता है, सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला 2 नंबर पे। लोहा से ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है, लेकिन लोहा फिर भी सस्ता है एल्युमिनियम से, क्योंकि लोहा को निकालने का जो प्रोसेस है एल्युमिनियम से सस्ता है। एल्युमिनियम का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा खर्चीला। लोहा के देखते हैं हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेराइट। हेमे में Fe2O3 है, H में, और M में मैग्नेटाइट में हो जाता है Fe3O4, Fe2O3 Fe3 और सीडेराइट में होता है FeCO3 सीडेराइट में हो गया। लेकिन इसमें से भी लोहा जो मेनली हेमेटाइट से ही निकलता है। हेमेटाइट और का रिडक्शन होता है वो ब्लास्ट फर्नेस में। हेमेटाइट और का रिडक्शन होता है ब्लास्ट फर्नेस में ही होता है। ब्लास्ट फर्नेस में कोक और चूना पत्थर जो CaCO3 होता है, CaCO3 में भी देखे थे कैल्शियम, इसका यूज़ किया जाता है फ्लक्स के रूप में। आयरन निकालने में फ्लक्स के रूप में यूज किया जाता है। और एक बार ब्लास्ट फर्नेस जो है चालू हो गया था, लगता है 10 साल तक चलते रहता है। ब्लास्ट फर्नेस जो लगता है 10 साल तक चलते रहे। जो हम लोग ब्लास्ट फर्नेस से जो आयरन मिलता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। इसमें अशुद्धि के रूप में 2.5 से 4% कार्बन पाया जाता है। इसके कारण इसको हम लोग कास्ट आयरन कहते हैं। कास्ट आयरन या फिर कच्चा लोहा कहते हैं, इसको कास्ट आयरन कहते हैं। और वैसा आयरन जिसमें मतलब कि 0.1 से 0.25% ही कार्बन होता है, इसको हम लोग रोट आयरन कहते हैं। ROUGHT रोट आयरन का, इसको हम लोग रोट आयरन कहेंगे। और 2.5 से 4% वाले को कास्ट आयरन कहते हैं, यानी कि रोट आयरन जो है कास्ट आयरन से ज़्यादा प्योर होता है। आयरन जो होता है बहुत ज़्यादा क्रोसिव होता है। सही नमी होता है तो ऑक्सीजन के ऊपर से लोहा के ऊपर जो है एक ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है, इसको कोरोजन कहते हैं। कोरोजन का रासायनिक फॉर्मूला जो जंग का रासायनिक फॉर्मूला होता है Fe2O3H2O होता है, हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड। Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट में लग गया पानी, तो Fe2O3H2O हो जाता है। जंग लगने पर लोहा का वजन जो है बढ़ जाता है। ये बात रखते हैं, जंग लगने से लोहे का वजन जो है वो बढ़ जाता है। FeSO7H2O जो होता है इसको हम लोग ग्रीन विट्रियोल कहते हैं। इसका स्याही बनाने और एनीमिया रोग के ठीक करने में यूज। जो ग्रीन विट्रियोल होता है वो FeSO4.7 होता है। फेरिक क्लोराइड का यूज होता है ब्लड को मतलब कि ब्लड को बहते रहता है उसको रोकने में यूज करता है। FeCl3 का जो आयरन सल्फाइड होता है उसको फॉल्स गोड या बेवकूफ़ों का कहता है। आयरन सल्फाइड को हम लोग इससे खत्म हो रहा है, इसलिए आयरन सल्फाइड सोना होता है, लेकिन फॉल्स सोना कहते हैं, बेवकूफ़ों का सोना, झूठा सोना कहते हैं। जो यहाँ पे होता है फिर इसमें सल्फेट एमोनिया, फिर सल्फेट और पानी। सल्फेट एमोनिया पानी वाला होता है, इसको मोहर साल्ट कहते हैं। 6H2 से खत्म होता है। इसका यूज होता है जो नीले रंग के स्याही बनाने में। लेबोरेटरी में जो है इसको मोहर साल्ट को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में मोहर साल्ट का यूज होता है। मोहर साल्ट का फॉर्मूला FeSO4 NH4 के होल 2 SO4 6H2O को मोहर साल्ट कहते हैं। तो यहाँ से आयरन के बारे में था कि आयरन जो है उसका सबसे ज़्यादा हेमेटाइट से निकलता है। इसमें से कौन जो है उसका और नहीं है, तो आयरन पायराइट्स कोई और नहीं है। मैग्नेटाइट सीडेराइट जो है FeSO करके है। हेमेटाइट Fe2O3 Fe3O4 मैग्नेटाइट हो गया। आयरन के हेमेटाइट कौन से प्रमुख गैंग मिश्रित होता है आयरन? तो आयरन में सिलिका का होता है गैंग के रूप में जो जनरली सिलिका को देखते हैं SiO2 जो है, इसमें भी सिलिका ही होता है। हेमेटाइट का जो फॉर्मूला होता है Fe2O3 होता है। हेमेटाइट इसमें जो गैंग को किस विधि द्वारा हटाया जाता है? जो गैंग को हटाया जाता है हेमेटाइट से हाइड्रोलिक वाशिंग के द्वारा। हाइड्रोलिक वाशिंग तो कहते हैं, हाइड्रोलिक वाशिंग वहाँ पे क्या होता था, तो वही हेमेटाइट और में हाइड्रोलिक वाशिंग से ही गैंग को हटाया जाता है। जो ब्लास्ट फर्नेस था, ब्लास्ट फर्नेस को इसमें से कौन सा जो एक सही नहीं है, तो पहला ही सही करा कि आयरन जो ऑब्टेन किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ हेमेटाइट को ऑक्सीडेशन करके ब्लास्ट फर्नेस में आयरन बनता है। तो ब्लास्ट फर्नेस को मैं सही किया होता है। ब्लास्ट का जो बाहरी परत है वो स्टील का बना होता है, अंदर वाला जो होता है वो फायर ब्रिक्स का बना होता है। ब्लास्ट फर्नेस में हेमेटाइट और को मिलाया जाता है कोक और लाइम स्टोन के साथ। लाइम स्टोन होता है CaCO3 होता है,
हेमेटाइट टॉर्क उसके साथ मिलाया जाता है और इसको ऊपर से गिराया जाता है, ऊपर से जो इसको गिराया जाता है। ये करते समय जो ब्लास्ट फर्नेस भट्टी होता है उसका नीचे का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ऊपर का टेम्परेचर बहुत कम होता है। जो ब्लास्ट फर्नेस में जो रिएक्शन होता है उसके बारे में देखना है। तो सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उसके बाद जो है कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, ठीक है। और फिर कैल्शियम डाइऑक्साइड जो है कार्बन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिका जो होता है, यहाँ पे सिलिका जो है पे गैंग के ग्रुप में काम करता है, CaSiO3 बनता है, ठीक है। उसके बाद जो हेमेटाइट जो होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड से मिलके आयरन बन जाता है और CO2 अलग निकल जाता है। तो सबसे पहले CO2 वाला बनता है, उसके बाद COC3 वाला बनता है। एक के बाद 4 होगा, 4 के बाद जो है C2 नंबर होगा, सबसे लास्ट में होता है ये वाला आयरन बनने वाला। तो ब्लास्ट फर्नेस में डालने से पहले हेमेटाइट और को जो है कोक और चूना पत्थर जो होता है CH3 से मिलाया जाता है। उस मिक्सचर को हम लोग चार्ज करते हैं, उस मिक्सचर को हम लोग चार्ज करते हैं। से जो गैंग को हटाने के लिए जो फ्लक्स के रूप में यूज़ किया जाता है, फ्लक्स के रूप में कैल्शियम कार्बोनेट और कोक का यूज़ किया जाता है। गैंग यहाँ पे सिलिका होता है गैंग के रूप में। तो बनने में जो ब्लास्ट फर्नेस के नीचे वाले में कार्बन होता है, ऊपर में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये सही होता है, यहाँ पे गलत दिया हुआ है। नीचे में कार्बन होता है, ऊपर में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। जो ब्लास्ट फर्नेस से जो लोहा प्राप्त होता है वो डलवा लोहा यानी कि कास्ट आयरन होता है, जो बनता है वो कास्ट आयरन होता है। 2.5 से 4% उसमें कार्बन होता है, इसलिए उसको कास्ट आयरन कहते हैं। तो कौन सा जो है सही नहीं है। जो ब्लास्ट फर्नेस निचले स्तर से प्राप्त लोहा को कच्चा लोहा या फिर वही इसको कास्ट आयरन कहते हैं, ये सही बात है। जो कास्ट आयरन कार्बन की उपस्थिति के कारण बहुत ही ज़्यादा हार्ड और ब्रिटल होता है, बिल्कुल सही बात है। कास्ट आयरन में जो अशुद्धियाँ अधिक होने के कारण ये अधिक उपयोगी नहीं होता है, ये गलत नहीं है। इसमें 2.5 से 4% ही इसमें इम्प्योरिटी होता है। जो कास्ट आयरन होता है इसमें 0.25 से 1% होता है, नहीं ये रूट आयरन में होता है। 0.25 से 1.5 से रूट आयरन में होता है। हम लोग कास्ट आयरन से रोट आयरन कैसे प्राप्त करते हैं, किस विधि के द्वारा? तो पडलिंग विधि जो हेनरी कोट के द्वारा दिया गया, पडलिंग विधि जो है हेनरी कोट के द्वारा दिया गया, पडलिंग विधि के द्वारा। जो रोट आयरन होता है उसमें कार्बन का परसेंट 0.12 से 0.25%, 0.12 से 0.25% होता है। 0.1 से 0.25 ही याद रखना, 0.1 से लेकर 0.25 तक, 1 से 25 जो है रोट आयरन 1 से लेकर 25। तो हेमेटाइट से लोहा प्राप्त करते हैं, उसमें चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट का इसको जो है फ्लक्स के रूप में होता है। किस के द्वारा? जो ब्लास्ट फर्नेस में आयरन ऑक्साइड का जो ऑक्सीडेशन होता है, तो रिडक्शन भी होता है। क्वेश्चन कर रहा है कि इसमें से किसका जो है रिडक्शन होता है आयरन ऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस में? आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन ब्लास्ट फर्नेस में कौन करता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आयरन ऑक्साइड का रिडक्शन करता है ब्लास्ट फर्नेस। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिडक्शन करवाता है, रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में रहता है ब्लास्ट फर्नेस में। कर ज़्यादातर जो पहला करा है कि ज़्यादातर जो कार्बन होता है वाइट कास्ट आयरन में वो कंबाइंड स्टेट में होता है। वहीं ग्रे कास्ट आयरन में ग्रेफाइट के रूप में पूरा कार्बन जो है हर जगह छोटा छोटा बटाया रहता है। वाइट वाले में एक ही जगह कंबाइंड रूप में रहता है। ग्रे वाले में क्या रहता है कि हर जगह जो है, भूरा वाले में जो ब्राउन वाले में जो है हर जगह ग्रेफाइट के रूप में बटाया हुआ रहता है कार्बन, सही बात है। तो ग्रीन विट्रियोल FeSO4.7H2 होता है शायद, वही FeSO4.7H2 होता है। जो ग्रीन विट्रियोल 7H2 है। किसे बेवकूफ़ों का सोना पर झूठा सोना कहते हैं Fe सोडियम सल्फाइड, वाले आयरन सल्फाइड जो होता है FeS जो होता है उसको कहते हैं। कर रहा है आयरन के किस कंपाउंड का जो है यूज किया जाता है ब्लड को फ्लो को रोकने के लिए, कटने के बाद जो खून निकलता है उसको रोकने के लिए? तब आयरन क्लोराइड जो होता है आयरन क्लोराइड का यूज किया जाता है। आयरन क्लोराइड का, फेरिक क्लोराइड जो होता है फेरिक क्लोराइड का। मुहर सल्ट कौन रहता है? उसमें सल्फेट है, एमोनिया है और अब पानी है, 24 घंटे पानी में है। आयरन सल्फेट है, आयरन फिर एमोनिया है, 24H2 है। कह रहा है कि सिडरोसिस बीमारी किसके अंदर? तो लोहा के ज़्यादा होने के कारण सिडरोसिस नामक बीमारी होता है। सिडरोसिस तो वेल्डिंग करने वालों को इससे हो जाता है सिडरोसिस बीमारी। करा पायरोलुसाइट MnO2 जो है किसका ऑक्साइड है, मतलब ओर है? तो ये जो मैंगनीज का ओर। कह रहा है कि गहरा जामुनी या फिर बैंगनी कलर का जो होता है एंटीसेप्टिक या फिर डिसइंफेक्टेंट मतलब कि रूप में यूज होता है। कीटनाशक के सबके रूप में यूज होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के यूज होता है। अब पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहता है। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा जो है पोटेशियम परमैंगनेट को कहा जाता है।